नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीके विद फैसल पर। और आप देख रहे हैं 8 मेंस के लिए जो साइंस मैथ की जो सेक्शन स्टार्ट किया था, आज उसकी दूसरी क्लास। और आज की क्लास ही बहुत अच्छी होने वाली है। उम्मीद करता हूँ जो आज इस सेशन की जो पहली क्लास थी वो आपको पसंद आई होगी। और जो आज की क्लास है उसमें 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन लगभग साइंस के होने वाले हैं। और जो प्रीवियस बैच होने वाले हैं, मतलब जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं, और उनके बारे में गहन रूप से और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये रीट 2022 और दो शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने भी डाटा दे रखा है, उस डाटा का मान पूछे, भी इनको कैलकुलेशन करने के बाद मान क्या है वो पूछे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो अभी घात क्या है, ऋणात्मक मतलब घात क्या है, अभी माइनस में दी हुई है, तो इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो आधार है उसको चेंज कर देंगे। 1/2 है तो क्या कर देंगे, 2/1 कर देंगे। इसी सभी को करते जाएंगे तो क्या हो जाएगी, दो, दो की बट्टा ये 2/1 गुणा 3/1 गुणा 4/1। तो उनकी घात क्या हो जाएगी, एक पॉजिटिव मतलब सम हो जाएगी, जो धनात्मक हो जाएगी। घात धनात्मक होने वाले तो जानते हैं हम डायरेक्ट, यदि पहले तो धारों का गुना कर दे, जैसे अलग अलग से गुना करके भी आप निकाल सकते हो। फिर 2 की घात 4 और 3 की घात 9, 4 की घात 16। फिर इनको गुना करके निकाल सकते हो, या पहले इनको गुना कर लो। 7 × 12 = 24। 24 की स्क्वायर क्या होती है आप जानते हैं, 576। कितनी होती है, 5। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हो आप, 3×3 = 9, और इन तीनों का ऑप्शन गुना करें तो ये कितने आएंगे, 576 आएंगे। तो यदि घात विषम ऋणात्मक रूप में दी हो तो उसको धन रूप में बदलने के लिए आप जो हर को अंश और अंश को हर बना दीजिए। इसमें इसमें क्या था, 1/2 था, तो घात क्या थी, माइनस में थी। फिर घात को प्लस करना है तो हर को ऊपर लेके आओ, अंश को नीचे लेके जाओ, फिर इसकी घात निशान है वो चेंज हो जाएगा। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है, 15 है। दो संख्या का योग कितना है भाई, 15 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो बड़ी संख्याओं का योग, तो बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या पूछी है। रीट 2022 में आ चुका है, L2 शिफ्ट थर्ड में आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस पर चर्चा करते हैं। ये दो संख्याओं का योग है वो कितना है, 15। कितना है भाई, सॉरी, दो संख्याओं का योग कितना है, 15 है। व्युत्क्रमों का मतलब होता है 1/x प्लस 1/y, ये इनके व्युत्क्रम हो गई। इनका योग इनका योग कितना हो जाएगा, 3/10। दो दो चीज हमारे डाटा के रूप में हमें दी हुई है, इनसे हमें पता लगाना है बड़ी संख्या कौन सी। तो ऐसे देखो दिमाग से यदि हम यूज करें तो यहीं से पता चल रहा है कि दो संख्या का योग कितना है, 15 है। तो छोटी हो बड़ी हो वो संख्या 15 से तो वो छोटी होनी, या 15 15 से छोटी होने वाली है ना, 15 से छोटी होगी। नहीं, छोटी वाली पूछी या बड़ी वाली पूछी, 15 से छोटी होगी। यदि माइनस प्लस की बात अलग हो तो देखो ऑप्शन में कोई भी माइनस नहीं, माइनस संख्या नहीं है। वैसे भी ऑप्शन नंबर देखो 15 से छोटी ही होने वाली है, तो क्या 20 हो सकती है, क्या नहीं 25 हो सकती है, क्या 15 खुद हो सकती है क्या, ठीक है। तो वैसे ऑप्शन करें तो ऑप्शन नंबर 10 सी मार के जाएगा, राइट हो जाएगा। और यदि ऐसा ना करें तो कैसा करेंगे, देखो कैसे। दो संख्या का योग कितना दे रखा है, 15। तो व्युत्क्रमों का योग कितना है, व्युत्क्रमों का योग 3/10। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 1/x और 1/y बराबर कितना है, 3/10। यदि इसको वजन गुणा करें तो एक्स वाई, और ऊपर जाएगा x+y 3/10। ये अच्छा गुणा करने पर हो जाएगा। तो दो संख्या का गुणफल तो हमारे पास 10 आ गया, और दो संख्या का योग कितना आ गया, 3। योग दे रखा है 15, तो हम लिख सकते हैं 15/x × y और 3/10। तो x y बराबर निकालेंगे
10 को इधर ले जाएंगे और या 15 को इधर जाएं तो कट जाएगा। कटने के बाद एक्स वाई मान हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? एक्स वाई मान कितना जाएगा? 15 आ जाएगा। तो एक्स वाई का 15 मान आने के बाद हमें ये पता चल गया कि भाई एक्स और वाई का गुणनफल कितना हो गया? 50। गुणनफल कितना होगा भाई? 50। तो 50 किन का गुणज होता है? 25 × 2 का इनका गुणज हो सकता है, या 50 × 1 इनका गुणज हो सकता है, या फिर 5 × 10 इनका गुणज हो सकता है। तो इन तीनों में से किसका योग 15 आ रहा है? ये देखिए आप, 25 दो कितने आ रहे हैं? 27। 50 से कितने आ रहे हैं? 51। कितना आ रहा है? 15। तो 5 और 10 वो संख्या है, और बड़ी संख्या पूछी है तो 10 हमारा राइट, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इतने से पहले भी ना पढ़ें, हमें ऑप्शन कम से कम समय में सवाल करना पड़ेगा, और वो भी परीक्षा के दौरान। तो उसके तो आप पहले ऑप्शन के जरिए करें, जो शॉर्ट तरीका लगे वो आप अपना कर 10-15 सेकंड या 20 सेकंड में सवाल को कंफर्म सही करें, और नेक्स्ट आगे बढ़ें, ताकि आपकी परीक्षा में टाइम कंज्यूम ना हो सवालों के लिए। ये सवाल आसान होते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं आज। व्यंजक एक त्रिघात में दे रखी है भाई, त्रिघात x³ - 2x + 1 का एक गुणनखंड पूछे। ये आप 10वीं क्लास में सवाल करता है ऐसा, 9th 10th। ये गुणनखंड पूछा है, तो एक गुणनखंड पता है हमें कि यदि पहले में यदि कोई त्रिघात समीकरण को द्विघात समीकरण बनाना पड़ता तो हमें एक एक्स में से एक घटा के एक जोड़ के उसमें भाग देकर निकालते थे। पर तो करें कैसे? देखो आप, यदि मैं तरीका बताऊं तो एक्स क्यूब में आप एक बार क्या जोड़ दो? एक्स स्क्र जोड़ दो, एक बार एक्स स्क्र घटा दो, फिर ठीक है -2x + 1। और आप ठीक है 2x + 1, और अभी 2x को भी आप लिख सकते हो x³ + x² - x², और -x और -x और +1 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दो दो में से कॉमन ले लीजिए आप। इसमें से कॉमन आ रहा है x²। हाँ, तो बचा क्या? x + 1 आपके सामने बता रहा है। तो इसमें से कॉमन आ रहा है x। x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हमारी क्या करना है अभी यहाँ पर? ऐसे लेके आना है, तो क्या कॉमन आ रहा है? -x। क्या कॉमन आ रहा है? -x। -x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x यहाँ पर बचेगा, x + 1 बचेगा। और यहाँ पर आप क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? यहाँ पर कॉमन आ रहा है आपका x। क्या आ रहा है भाई? x कुछ कॉमन आ रहा है, तो इससे क्या x, सॉरी यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है? एक कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? एक। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1। एक कॉमन आ रहा है, x + 1। तो अब क्या आ रहा है? x + 1 कॉमन बाहर, फिर इनमें से कॉमन आ रहा है, बचा क्या? x² - x -1, ये बचा। ठीक है, इसके अंदर गुना करेंगे -x, और इसके अंदर गुना करेंगे -x। तो ये कोई गलती हो क्या इसमें? क्या ये ठीक है? ठीक है, तो अब क्या आ रहा है? ये द्विघात समीकरण बन रही है, बन रही है ना? ये क्या एक सिंगल रहा है, तो ये एक गुणनखंड होगा x + 1। इन दोनों में से ये दोनों इसके गुणनखंड है, तो हमें एक गुणनखंड कौन सा? x + 1। ये ऑप्शन में बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा। और वैसे भी हम जानते हैं भी एक में से एक घटा कर फिर सब भाग दिया करते थे 10th क्लास के अंदर या 9th के अंदर। ठीक है, इसमें भाग देकर एक द्विघात समीकरण में एक गुणनखंड मान देते, तो मान देते मतलब यही मान देते x + 1 या x - 1। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये 2022 में भी है, L2 शिफ्ट 4 में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें बहुपद दे रखा है एक। क्या बहुपद है? बहुपद दे रखा है 4√3 x² + 5x - 2√3 के गुणनखंड पूछे। क्या पूछे? गुणनखंड। रीट मेंस L2 2023 में आया हुआ है, मैथ मैथ का जो पेपर है। गुणनखंड पूछे, कैसे गुणनखंड होंगे?
ये 10th क्लास का सवाल है, इसका सवाल है भाई 10th क्लास। ये 10th क्लास में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना, उसमें से ये क्वेश्चन है, उठाया हुआ डायरेक्ट एग्जिट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें करते हैं, जैसे हमें पता है कि इन दोनों के गुणनफल करें तो चार, तो कितना आना चाहिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, माइनस का 24 x² आना चाहिए। कितना चाहिए भी, इन दोनों के गुणनफल के यदि इन 5x के ऐसे टुकड़े करने होंगे, 5x का ऐसा टुकड़ा करना होगा, तो हम गुणों करें आ जाएंगे भी 24x² माइनस का, और जोड़ा किया जाए खुद 5x। इसे दो टुकड़े ले लेता हूँ मैं, एक तो 8x और माइनस का 3x। 8 में 3 जाए कितना जाएगा, 5x बच जाएगा, 8 3 24, तो x स्क्र माइनस 24x² आ जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई करता हूँ तो देखो भाई, 4√3x², 5x को लिखना है हमें 8x माइनस का 3x, और बचा क्या, 2√3। यदि कोई 10th क्लास का बच्चा इसको देख रहा है तो उम्मीद करता हूँ उसको भी समझ आ गया होगा भी, इसी उसी के बुक से एक समझाया गया है, एज इट इज सेम टू सेम टू सेम। ठीक है, अब कॉमन लेने की बात करते हैं। इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन ले लेंगे तो बचा यहाँ पर √3, और यहाँ बचा ओनली 2, बचा 2। और यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन, अब हमें पता है कि इस तरफ √3 + 2 ही बनाना पड़ेगा। तो √3 + 2, यहाँ √3 कॉमन लेना चाहिए, क्या कॉमन लेंगे, √3। वो भी किसका लेना पड़ेगा, माइनस का। किसका लेना पड़ेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का √3 कॉमन नहीं लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से √3 तो है ही नहीं, तो √3 नहीं है तो क्या होगा, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। अब इन दोनों में से एक √3 बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, तो एक अंदर है एक बाहर है, और इसमें से √3 बाहर आ ही गया, ऐसे कैसे। तो अब इनमें कॉमन की बात करें तो √3 + 2 कॉमन आ गया, और बचा क्या, 4x माइनस √3। ये गुणखंड हो गए, तो ये गुणखंड कहाँ से बैठ रहे हैं, देखो, √3 + 2, √3 + सॉरी यहाँ पे x है ना, √3x + 2, √3x + 2, और 4x रूट, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर होता है। √3x + 2 और 4x माइनस √3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। बी एक्स क्या था, यहाँ पर एक्स एक ही बार लिया था तो एक तो अंदर बचेगा ना। तो √3x + 2, 4x माइनस √3, दो गुणखंड हो गए हमारे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या अभी, यदि 2x - 3y बराबर 79 है, और x + 6y बराबर 47 है, तो x - y का मान क्या होगा। एक तो हमारे पास समीकरण है कि 2x - 3y 79, एक हमारा समीकरण है 6x + 6y 47। समीकरण एक और समीकरण दो दे रखी है, तो इसका मान पूछा है x - y मान पूछा है, x y का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, जोड़ते हैं, समीकरण को जोड़ते हैं तो यदि इसमें 2 का गुणा कर दें, समीकरण में क्या कर दें, इक्वेशन में एक में क्या गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें, क्या हो जाएगा ये, 4x - 6y, 70 × 140, 18, ये तो 205 हो जाएगा क्या, 70 × 140, 158, कितने हो जाएंगे, 158, 158। और ये हमारे पास पहले से कितने ही हैं, ये x + 6y 47। यदि इसको जोड़ें, जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका 5x, ये कट जाएगा, और बचेगा 158 47, कितने हो गए, 205, कितने हो गए, 205। और x इक्वल टू बराबर आ जाएगा, x से बराबर आ जाएगा 205/5, और 205 में 5 का भाग देंगे, x हो जाएगा 20 4 5 20, 41, कितना हो जाएगा,
41। अब किसका मान आ गया? एक्स का मान पूछा, क्या है? एक्स वाई का मान। वाई का मान निकालने के लिए किसी में एक समीकरण रख दो भी। मेरे पास समीकरण है, देखो समीकरण एक में रख दो। तो 2 × 41, सॉरी इसमें रख देते हैं, मान लो सही आसान हो जाएगा। देखो 41 से मान सेम आने वाला है, 41 6y 47। तो 6y 47 माइनस 41, तो 6y और 40, सॉरी 47 में से 41 के 6, और y में से 6 में से 6 बाहर दिया, कितना आ गया? y मान 1 आ गया। y मान कितना आ गया? y मान 1। और x माइनस y का मान पूछे तो कितना आ जाएगा आपका? x y का मान आ जाएगा आपका 41 माइनस 1 यानी 40, कितना आ जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया तो दोबारा इसको स्लो करके या फास्ट करके जो भी आपको आराम से देखते हैं। कुछ नहीं है, एक समीकरण को दो समीकरण घटाना है, एक एक एक्स का मान आ जाएगा, फिर वाई का मान आ जाएगा, एक्स का माइनस वाई में घटा देना है, फिर आप आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा फास्टली करना है, ठीक है। ये रीट 2017 में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूँ। देखो भी, एंड्रूट दे रखा है, बहुत ही आसान सवाल है एंड्रूट वाला, 2022 सिर्फ थर्ड में आया हुआ है अभी। भी अनरूट क्या है? अनरूट के अंदर अनरूट है। अब अनरूट के अंदर अनरूट देखते हैं, कुछ लोग तो यहाँ से घबरा जाते हैं भी ये क्या आ गया। कुछ नहीं है, बस आपको यदि वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल यदि आपको याद है, नहीं है तो भी अंदाजा कम से कम 30-35 तक याद होने चाहिए, 40 तक या 50 तक याद होने चाहिए डायरेक्ट। कम से कम 25 तक याद तो काफी है। अब देखो 2401 इसका है, 2401। अब हम जानते हैं कि लगभग 50 का वर्गमूल होता है 2500 के लगभग, यही होता है। तो हम जानते हैं 2500 कम है तो 50 से कम होगा लगभग। तो ये आपका है। अब हम जानते हैं 2401 अब किसका वर्ग, किसका होना चाहिए? 49, यदि 49 करूं तो कितना हो जाएगा भाई? 81 9 तो ये जाएगा 2401 हो जाएगा, ये जाएंगे 2401। और इधर जाएंगे 49। तो अब अंडरूट है 176 में कितने जोड़ेंगे? 49। और 176 और 49 कितने हो गए आपके? ये हो गए आपके 250 हो गए क्या? 9 5 15 एक 4 4 13, 125। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कितना आ गया? 225। अब 225 के अंडर हम जानते हैं कितना होता है भाई? 15। कितना होता है? 15। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी 15। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही एकदम आसान सवाल, ठीक है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग होने का नहीं देरी लगी इसके अंदर। इसका रूट करो कितना हो जाएगा? 49। को यदि इस क्षेत्र में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 225। 225 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूँ। क्या अभी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे? रीट 2022 में L2 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि 2000 को 2420 करना है, कितने सालों में करना है? ईयर कितने, साल कितने लगेंगे? और दर है, जो रेट है अपनी, वो रेट है 10%। कितनी है? 10%। 2000 से 2400 लगभग 420 ब्याज। कितना रुपए भी? 420 ब्याज। 10% सिक्योरिटी के ब्याज से तो हम जानते हैं जो प्रथम वर्ष का जो ब्याज है ना,
चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों सेम होते हैं। तो 2000 का 10% निकाल लें मान लो, तो कितने आ जाएगा? 200 रुपये। भी पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपये। कितने रुपए? 200। अब दूसरे साल जो ब्याज लगेगा ना, वो 2000 पर लगेगा लगेगा, और 200 पर और लगेगा। तो 2000 का तो 200 बन ही रहा था स्थान ब्याज में, 200 का 10% होगा, मतलब कितने का बन गया? 20 रुपये और बन गया। तो कितना हो गया? 220। दूसरा साल कितना बन गया? 220। पहला साल कितना बन गया? 200। पहला साल 200, दूसरा 220, कितना हो गया? 420। कितना हो गया? 420। और ब्याज बन कितना रहा था? 420। तो कितने साल लगे? 2 साल। कितने साल लगे भाई? 2 साल लगे। भी 2000 को 2420 रुपये होने में 2 साल लगेंगे, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। और चक्रवृद्धि ब्याज ना हो तो 2400 ही रुपये बनेंगे। 2420 एक्स्ट्रा इसलिए बने हैं क्योंकि इसकी क्या लग रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कि राजन दो छत के पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से, मतलब 25 रुपये दो पंखा, 2500 का दो पंखा खरीदे। उसमें से एक पंखे को 15% के लाभ और दूसरे को हानि। यदि एक ही रेट पर, एक ही वस्तु पर यदि लाभ और हानि लग कंटिन्यू हो रही है ना, इसका एक सूत्र होता है, बताऊंगा। इस सौदे में कितने % लाभ या हानि हुई, ये तो देखने को पता चल रहा है कि होगी तो लाभ कितना होगा। अब लाभ या हानि में से होगा तो लाभ पर कितना होगा ये देखते हैं। ये भी एक ही मूल्य है, एक चीज एक ही रेट है, मतलब समान चीज है, एक ही रुपया में खरीदी गई है, तो सूत्र होता है अभी लाभ हानि। लाभ हानि, यदि दोनों साइड में हानि है तो प्लस कर देगा, यदि एक साइड लाभ है तो उसको घटा दी, बटा दो, बटा दो। अच्छा, लाभ कितना हुआ? 15%। कितना प्रतिशत? 15। हानि कितनी हुई? 8%। जो हानि हुई है तो इसको कितनी हानि लगता है? माइनस, बटा दो। 15 में 8 गया, कितना बचा? 7। 7/2, और 7 में 2 का बाद है कितना आएगा? 3.5। अब 3.5 हुआ क्या? लाभ। क्या हुआ? लाभ। क्योंकि 15% लाभ हुआ था, 8 हानि कम हुई थी, इसलिए लाभ हुआ 3.5%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, याद रखना। लाभ हानि वाला शॉर्टकट है, ठीक है। और वैसे आप गुणा भाग करके निकालोगे तो बहुत काफी टाइम लगेगा। ये सेकंडों के अंदर आने वाला सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सवाल पसंद आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूँ मैं। ये अनुपात दे रखा है एक, 16:25। कितना? 25। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए? रीट 2022 में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल 2 शिफ्ट थर्ड में। भी कोई 16:25 की प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि, देख, हम जानते हैं कि 16:25 क्या लिख सकते हैं? 16/25 को लिख सकते हैं। और इसको क्या क्या जोड़ा जाए कि अनुपात क्या जाए? 2:3 हो जाए। क्या जाए? 2:3। तो इसका एक सिंपल ट्रिक होती है, याद रखना ट्रिक। 16 और 25, इनमें अंतर निकाल लो। अंतर कितना निकाला है? 16-25 में का अंतर आएगा +9। 9 अंतर आएगा। जिस चीज का, जो चीज अंतर आ रहा है उस अंतर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जो चीज मिल रही है उसको पलटी करो, तो 9×2 = 18, और 9×3 = 27। अब इसको काटेंगे ना, तो हमें अनुपात प्राप्त होगा दो, 2:3। कितने अनुपात? चलो, 16, 18 और 27। ठीक है, कितना आ गया? 16/25 बराबर कितना आ गया? 18/27। अब 18/27, हमने 16 में कुछ जोड़ा है, तो अब 18/27 किस 3:2 अनुपात के बराबर ही है, 2/3 बराबर ही है। इसमें क्या जोड़ा है ऐसा? हमने 16 में 18, 16 से 18 जाने के लिए कितने हो गया? +3। साइड भी कितनी हो गई? 25, 2, 27। इस साइड प्लस, सॉरी, कितने जोड़ा? 2 जोड़ा। कितने जोड़ा? 2। दो जोड़ने पर हमारा अनुपात आ रहा है 2:3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। सिंपल ट्रिक है अभी। जो चीज अनुपात दे रखी है उसका अंतर निकालो, और जिस अनुपात को बनाना है उससे गुणा कर लो, और जो बीच में अंतर आता है उस अंतर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। आ जाएगा भाई आंसर।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भी। थोड़ा लैंग्वेज मतलब ऐसे समझ नहीं आती, मतलब वो कि आसान ही होता है। देखो 16/25 को क्या जोड़ा जाएगा, 2 3 हो जाए, वैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑप्शन से भी कर सकते हो। 16/25 का 25 आपस में कट कर नहीं रहे हैं, तो भी 16 में क्या जोड़े इससे, 25 में क्या जोड़े इससे? तो जोड़ना तो सेम पड़ेगा ऊपर नीचे, घटा तो नहीं सकते, तो जोड़ा तो दो ऐसी चीजें जो हर हो गए और 2200। चलो, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, मैथ के अंतिम क्वेश्चन है आज। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से एक घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तब परिमेय संख्या है। तो पूछे भी परिमेय संख्या है, ये क्या बोल रहा है इनडायरेक्टली कि भी एक परिमेय संख्या, कोई संख्या है परिमेय संख्या, मान लो एक्स है, क्या है एक्स, उस अंश क्या है, एक्स, अंश को एक्स मान लिया, अंश से 8 अधिक है, कौन हर, भी अंश है वो एक्स है, अधिक कितना है 8 है, कौन है हर। ये तो हो गया अंश आपका, ये हो गया आपका हर। अंश एक्स है, हर कितने x+8 है। और ये क्या बोल रहा है, यदि अंश में 17 जोड़ने, कितना जोड़ना अपने, अंश में 17 जोड़ने और हर में से एक घटाने, भी हर में से एक घटा दिया, प्रीमियम संख्या कितने प्राप्त है, 2/3/2। प्रीमियम संख्या बदलते हैं, आसान हो गया, सिंपल हो गया। ये कितना हो गया, x+17 और 8 प्लस का एक माइनस होगा, तो x माइनस है, सॉरी x+7 बराबर 3/2। क्रॉस गुणा कर ले भाई, क्रॉस गुणा करेंगे तो 7x, 17×2 = 34, 3x 7 ये 21, यही है, यही बात है। अब क्या करेंगे, 7x में से 3x घटा दो, सही साइड में प्लस आएंगे, और 34 सात एक्स में 3 कितने होते हैं, और 34 है वो इस साइड अगर कितने माइनस के हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे आपके 3x 7x, सॉरी, हाँ, तो 7x में 3 और 34 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 4 7 4 कितने जाएंगे, एक मिनट को दोबारा जाओ, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया था। यहाँ कितने हैं, 3/2 मिस्टेक। अब हो जाएगा इसको, 2x+17 × 34 और 3x 7 × 21। अब क्या करेंगे, इस 2x को इधर ले जाओ तो 3x - 2x बराबर 34 - 21, सिंपल है। तो इसको मैं 3x में 2x गए तो क्या, x बराबर कितने आ गए, 34 में से 21 गए, आपके बच के 13। x की वैल्यू तो आ गई 13, और x की वैल्यू 13 आ गई, तो इसने क्या बोला है भी, एक्स क्या है, एक्स क्या है, अंश है, हर क्या है 8 अधिक है, हर क्या हो जाएगा आपका 13 + 8, यानी वाई बराबर कितना है 21, 13/21, तो है भिन्न है 13/21, ऑप्शन नंबर 1 में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये 2021 में आएगा, बता सकते कितना है भी, क्या बोला है 8 अधिक है, तो ऑप्शन से करें क्या, क्या बोल रहा है ये, हर उसके अंश से 8 अधिक है, हर उसके मतलब क्या होगा, अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, हर बड़ा है, तो हर इन, ये देखो बी ऑप्शन वैसे ही कट रहे थे, आपको क्वेश्चन करने की तो फर्क जरूरत नहीं थी। ए और डी में कंफ्यूज हो रहा था, ए और डी में कंफ्यूज हो रहा था। तो आपका पता है अंतर कितना होता है, 8 का ही अंतर होगा, तो 7 7 तो देख 15 में, इसके 8 का अंतर नहीं आ रहा था, इसमें तो कितने का था, 6 का अंतर था, इसमें क्या कितना का अंतर है, इसमें तो वैसे नहीं है क्योंकि हर बड़ा नहीं है, और इसमें क्या कितना अंतर है, 8 का अंतर। ऑप्शन देख कर ये क्वेश्चन सेकंडों के अंदर, सेकंड 1 सेकंड के अंदर, और ऑप्शन यदि सभी मैच खा रहे हैं ना, आप फिर ये ऐसे करके आप कर सकते हो,
और वैसे ऑप्शन से करो तो आप अंतर देख लो, अंतर इसमें नहीं आ रहा सेम, ये कट जाता, इसके अंदर भी अंतर नहीं था, ये भी कट जाता, इसके अंतर सेम था, इन दोनों में अंतर सेम थे, पर हमने क्या चेक करना था, हर बड़ा और अंश छोटा, तो हर बड़ा इस अंश छोटा कौन सा है, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो गया। चलो उम्मीद करता हूँ मैथ के 10 सवाल आपको पसंद आए होंगे। अब चलते हैं साइंस के सेक्शन की ओर। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं साइंस का, कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। ऐसे दो समतल दर्पण है, समतल दर्पण ऐसे दर्शाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी है, अब वो कह रहे हैं कि इन दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब है वो संख्या क्या होगी, या 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 7 होगी, या अनंत होने दिया तो अनंत की कह सकते हो सकता है। ये 26 में, ये क्वेश्चन 2021 में आएगा, 26 में 21 में। चलो करते हैं इसको भी। यदि वस्तु समतल दर्पणों के मध्य रखी हुई है तो एक सूत्र के द्वारा रखिए, तो इसका सूत्र होता है 360 डिग्री बटा थीटा, जितना थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, और -1, क्योंकि समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या विषम होती है, क्या होती है, विषम। इसीलिए देखते हैं, तो 360 थीटा हमारा 60 है, तो कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 6, और 6 क्या है, सम है, 6 क्या है, सम, इसलिए से एक घटाएंगे तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 5 ऑप्शन हमारा, ऑप्शन में सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, ये याद रखना भी, 360 में से थीटा का भाग देना है। यदि आपका आंसर सम आ रहा है तो इसमें से एक घटाओ, यदि सम आ रहा है तो घटाने की जरूरत है नहीं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और याद भी होगा, समझ भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता, वाई क्या हो सकता है, पौधा होना, सीटेट भी, मैंने सीटेट के भी क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि सीटेट, आरटेट, पीटेट, यानी पंजाब टेट की बात कर रहा हूँ, पीटेट और आपका रीट, इन सभी पेपरों के यदि हम क्वेश्चन निकाल लेंगे ना, तो मतलब लगभग क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा मैच करते हैं, इसलिए मैंने सी टेट के, पी टेट ने पंजाब टेट और रीट और एच टेट, ये सारी मैंने टेट उठाकर जो बहुत सी स्टेट के ना, जो जहाँ पर एनसीईआरटी लगती है, उनकी सभी के क्वेश्चन आपको मैं चर्चा के लिए, सभी क्वेश्चनों को मैं आपने एक साथ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं भी, ऐसा पौधा होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो घटपर्णी की बात करें तो ये एक ऐसा पादप होता है, मतलब जो कीट भक्षी होता है, क्या होता है अभी ये, कीट भक्षी, मतलब कीटों के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। ऐसे मतलब एक ऐसा पौधा होता है, उसमें पत्तियां होती है, ऐसे पत्ती के किनारे एक घड़ेनुमा में संरचना बनी होती है। ये कहाँ बताऊं, ये 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है अभी, क्या भाई, 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के अंदर है ये। ऐसे ढक्कन जैसे ढक्कन लगी होती है, उसमें से कोई भी मतलब कीट आगे बढ़ता है तो ढक्कन बंद हो जाता है, और इसमें से जादुनुमा संरचना होती है, वो कीट बाहर नहीं निकल सकता, और वो पौधा उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। मेपल से कहते हैं, इनकी पत्तियां छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, और पत्तियों के अंदर भी क्लोरोफिल होता है। सवाल है, इन्हें बोलते भी हरित लवक है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्या होता है भी, क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, पुष्पकुटा अमरबेल, ये एक परजीवी है, क्या भी, परजीवी। ये दूसरे पादपों पर निर्भर करता है, दूसरे पादपों पर निर्भर करता है, जैसे अमरबेल की बात करें, ये दूसरे, जैसे वृक्ष पर चढ़ गए, वृक्ष के ऊपर फैल गए, इतना, जितनी उम्र वृक्ष की होती है उतनी उम्र इनकी होती है, तो ये इन पे क्लोरोफिल नहीं होता, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, तो वही वही पौधा है, कस्कुटा अमरबेल, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है, ज्यादा से ज्यादा प्रचुरतम ऊर्जा कहाँ मिल सकती है, या अनाज, मिलेट में, दालें में, सब्जियां में, फल में, दूध में, दूध उत्पादन में, अंडा, मांस, मछलियां में, तेल, वसा में, दृढ़ में, तिलहन में। ये ऑप्शन में आपके पास है, देख के बताइए। ये सभी आपको लग रहा है आप यहाँ, ये सब में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फुल होता है, तो आप ऑप्शन कौन सा चूज करें, आप कंफ्यूज हो गए आप।
तो मैं आपको ये बता दूं भी, अनाज मिलेट दालें ये भी प्रोटीन युक्त होती है, मतलब इसमें अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलती है, सब्जियां फल भी मिलती हैं, दूध अंडा मांस मछलियां भी में भी प्रोटीन मिलता है। सबसे ज्यादा प्रचुरतम मात्रा किलोग्राम किलो कैलोरी में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप आप पूछो सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, दूध व दुग्ध उत्पादन में से वसा निकलेगी, फिर उस वसा का हम यूज करेंगे, तो इसमें क्या डायरेक्ट वसा ही दे रखा है, तो इसमें ज्यादा प्रचुरतम मात्रा होगी नहीं होगी। तेल में सबसे ज्यादा प्रचुरतम मात्रा होती है तिलहन फसलें, तिलहन में जो तेल होता है और फसलें सॉरी तिलहन फसलें होती है, उनमें जो तिलें तिल निकलती हैं उनमें से काफी ज्यादा वसा की मात्रा होती है, ठीक है ना, तो ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। देखो, इन इन सब से तो क्या भी, इन सब से ये चीजें प्राप्त होगी, वसा, इन सब से क्या होगी, ये सब प्राप्त होगी, ये डायरेक्ट दे रखा है, तो फिर डी हमारा हो जाएगा, तो उत्तम मात्रा देने वाला होता है। वसा में सबसे ज्यादा प्रोटीन, वसा बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तेल दर्द फल और तिलहन, इनमें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की मात्रा होती है किलो कैलोरी ग्राम की बात में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है? सी टेट 2019, देखो आप देख रहे हो ना, सी टेट में थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट पूछ रहे हैं, और आर्ट में थोड़े से लेवल अच्छा, मतलब इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, पर सी टेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो आपके सामने भी क्वेश्चन है, अब आप सोचते हैं सर ये तो ज्योग्राफी का लग रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है, साइंस का नहीं लगा। तो हम 6 से 10 विज्ञान की एनसीईआरटी की बुक होती है ना, उनमें से क्वेश्चन आती है। ये क्वेश्चन साइंस छठी क्लास में उठाए गए, आपको पता है। तो चलो इस पे चर्चा करते हैं कि पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, ये बात सत्य है क्या? लगभग 80%। सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि पश्मीना शाल बकरियों के बाल से तो बनता है, पर बकरियां तो बहुत प्रकार की बकरियां होती हैं। जैसे हमारे आसपास की बकरियां होती हैं, उन बकरियों से हम पश्मीना शाल नहीं बना सकते, क्योंकि वो बकरियों से एकदम हार्ड सख्त बाल होते हैं, उनको बालों से ओनली मूंज आप कहते हैं मूंज बना सकते, शाल नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऑप्शन में ए हमारा क्या हो जाएगा? कट। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये बात 100% सत्य है। भी अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, हाँ सही बात भी, अंगोरा जो ऊन है वो खरगोश से ही प्राप्त होती है। और ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट हो जाएगा, बी भी बात सही है। ऊंट की ऊन से कपड़ा बनाने का उपयोग होती है, ये बात भी 100% सत्य है। बीकानेर जोधपुर बाड़मेर इतनी भी ऊँटों की आता है भी, ऊँटों की जो ऊन उतारते हैं, और ऊन उतारने की जो क्या होता है भी, कला भी ऊँटों पर एक चित्रकारी भी करते हैं, बालों को काट करते हैं, बालों को कट करते हैं, और उस कट करना उस कला होती है, उसको ऊँटों की बोलते हैं उस कला, क्या बोलते हैं, जो फेमस है राजस्थान का, उस कला। उस कला में क्या होता है, ऊँटों को बाल काट के चित्रकारी की जाती है, उसको उसको बोलते हैं उस कला। और जो बालें होते हैं, बालों को ऊँट की ऊन से क्या बनते हैं? कारपेट बनती है, ये बात सही है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त, पश्मीना ऊन है वो खरगोश से प्राप्त नहीं होती, ये बात गलत है। पश्मीना ऊन है वो कश्मीरी बकरी से, कश्मीरी बकरी या भेड़ से प्राप्त होती है, ठीक है, वहां पर स्पेशल कश्मीर के ही अंदर होती है। तो हमारा बी और सी सही है, तो ऑप्शन में डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात गलत है और डी बात भी गलत है। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 5 की तरफ चलता हूँ। एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? अब एक न्यूटन कितने डायन के बराबर है, जी 2019 में होता था क्वेश्चन। एक न्यूटन की बात करूं तो वो 10 की घात 5 डायन के बराबर। डायन क्या है? डायन है आपका सीजीएस मात्रक, क्या भी सीजीएस मात्रक प्रणाली से लिया गया है, और न्यूटन है वो आपका क्या भी असाई मात्रक, क्या भी असाई मात्रक। और न्यूटन किसका होता है अभी? बल क्या मात्रक है? बल का। हम्म। तो एक न्यूटन कितने डायन होता है? 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लें, और याद रखें भी, एक न्यूटन के बराबर कितने होते हैं? 10 की घात 5 डायन के बराबर होते हैं। डायन किसका मात्रक है? सीजीएस मात्रक। दो प्रणाली होती है, सही मात्रक और सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक में डायन
उसी का आंख डायन और न्यूटन को बोलते हैं डायन, और न्यूटन को असली मात्रा बोलते हैं। ठीक है ना? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी ये, तो इसको याद रखें। क्वेश्चन अच्छा की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत चालक नहीं है, बीच में किसमें करंट नहीं दौड़ता? ये बात करनी है। देखो, सीटेट क्वेश्चन अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब पूछने का तरीका अलग है। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। विद्युत चालक नहीं, इसमें करंट नहीं दौड़ता। इनडायरेक्टली हमारे जो साइंस की भाषा में बात करें, तो बात करें भी फ्री आयंस किसमें रहते हैं, जिसमें फ्री आयंस रहेंगे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज रहेगा ना, तो उसमें करंट दौड़ेगा। क्या करेगा? करंट दौड़ेगा। अब करंट केम केम है अभी? क्या लवणीय जल? हाँ, करंट होता है। क्या होते हैं? विद्युत का चालक होते हैं। क्या होते हैं विद्युत का? ये समुद्री पानी होता है, उसमें करंट नहीं आता, क्या अच्छी तरीके से आता है, बहुत ज्यादा। लवणीय पानी मतलब खारा पानी जिसमें लवण ज्यादा अत्यधिक होते हैं। लवणीय पानी तो अच्छा चालक होता है। क्या होता है? भी बहुत ही अच्छा चालक। आश्रित जल, आश्रित जल क्या काम है? मिनरल्स, आयंस, एटम, न्यूट्रल कॉरिडोर, आश्रित जल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आश्रित जल भी बोलते हैं। इसके अंदर आयंस बिल्कुल भी नहीं होते, नहीं माइनस नहीं प्लस, ये बिल्कुल भी नहीं होते। इसके अंदर करंट नहीं दौड़ता। सिरका यानी ये प्रकार का क्या है? अम्ल है, और अम्ल के अंदर करंट दौड़ता है। नींबू का रस, इसके अंदर भी अम्ल होते हैं, इसके भी अंदर करंट दौड़ता है, तो मतलब विद्युत चालक। तो लवणीय जल चालक हैं, सिरका भी विद्युत के चालक है, नींबू का रस भी विद्युत के चालक हैं। कौन नहीं? आश्रित जल, ये विद्युत का चालक नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है भाई? ये प्रकार का शुद्ध जल प्राप्त किया होता है। इसके अंदर जितने भी आयंस है, जितने भी कण हैं, जो चालक चालकीय कण है, उनको बाहर निकाल, इसको अलग कर लिया जाता है। ओनली ऑन अशुद्ध जल बचता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार के मिनरल्स, आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं होता। ठीक है? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो अस्टेट में, अस्टेट वाले भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो भी। अब आप देखो ये क्या पूछ लिया। इनमें से कौन सा समुच्चय समान अणुओं की संख्या रखता है? समान अणुओं की संख्या रखता है। समान अणुओं की संख्या कैसे निकालें भाई? बार बटा अणु बार, चेक कर लेते हैं। बार बटा अणु बार चेक कर लेते हैं। अब बार बटा अणु बार, अणु बार किसी को पता नहीं होता, अणु बार तो देखो ये थोड़ा सा हमें स्टेटस क्वेश्चन है, पर याद करना पड़ेगा। क्योंकि साइंस जो बीएड करता है और साइंस से करता है, वो सेकंड ग्रेड भी तैयारी करता है, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी करता है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है, सेकंड ग्रेड के लिए भी ये लाइक अच्छा क्वेश्चन है। तो चर्चा करते हैं। 1 ग्राम O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, 16, दो O2, 16 दूनी कितना? तो 1 ग्राम O2 के लिए 1/32 रेशियो आ गया। और 2 ग्राम O2, यानी 32, और सल्फर की होती है 32। तो 1/32 इक्वल टू 1/64। ओ सॉरी, 64, 64, 2/64, 2/64 काटे हैं तो 1/32 सेम ही है। इसका अनुपात 1/32 इक्वल टू 1/32 आ रहा है। ये बात सही है, मानव की संख्या रखता ही है। दूसरे की बात करें, दूसरे की बात करें तो 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम CO2 कार्बन में यानी 12, और 16 दूनी 32। कार्बन का अनुपात कितना होता है? 12। तो कितना हो गया? 1/44। और इसकी बात करें N2 की, तो 1 ग्राम N2, नाइट्रोजन कितना होता है? 14, 14 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का अणु बनाता है 14, 14 दूनी 28, 28। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। ये भी 1/44, दोनों बराबर है। ये भी रखता है, ये भी समान अणुओं की संख्या रखता है, ये भी रखता है। तो तीसरा चेक करते हैं। 1 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन कितना आ गया? 12, ऑक्सीजन हो गया 16। तो 12, 16 कितना आ गया? 1/28, 1/28। तो 1 ग्राम N2 यानी 1/N2 यानी 14। ये इक्वल नहीं है भाई, ये इक्वल नहीं है। देखो ये 1/28 आ रहा है, इसका तो मान 1/28, इसका मान क्या आ रहा है? 1/14 आ रहा है। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये नहीं है, ये समान अणुओं की संख्या नहीं रखता। 1 ग्राम O2,
1 ग्राम O2 इसको चेक करते हैं। 1 ग्राम O2 ऑक्सीजन 16, 16 दूनी 32। तो 1 ग्राम O3, 1 ग्राम 1 ग्राम O3, तो 16 43 ये भी बराबर नहीं, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 14 12 12 16, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल पसंद आया होगा आप और समझ भी आया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भार बट्टा अणुभार, 1 ग्राम भार दे रखा है, अणुभार ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दूनी 32, 2 ऑक्सीजन को 2 से गुना होता है, और इसे 2 ग्राम 1 बटा 64 आया तो उसको होता है 32 कर दिए। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं। चारों को चेक किया तो तीसरा और चौथा मैच नहीं कर रहा था, फर्स्ट और सेकंड मैच कर रहा था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा। अब स्टेट 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं 2012 में भी आया हुआ है रीट में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं। मंगल की बात करूं तो 2 प्राकृतिक उपग्रह, कितने, 2। कौन से, इसका नाम होता है, एक का नाम फीबोस, एक का नाम है डिबोस। फीबो फोबोस, फोबोस है शायद, फोबोस और डिबोस, ये दो नाम के क्या है, सॉरी उपग्रह। पृथ्वी की बात करें तो हम जानते हैं चंद्रमा, चंदा मामा एक ही है, चंद्रमा। बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति के 79 79 से ज्यादा क्या है, ज्यादा उपग्रह, क्या है भाई, ज्यादा उपग्रह। और शुक्र, उपग्रह उन्हें कहते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। उपग्रह उन्हें कहते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। और शुक्र की बात करूं तो इसके ऊपर कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके साथ एक और है, शुक्र और बुध, शुक्र और बुध, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई भी उपग्रह, नो उपग्रह, कोई भी उपग्रह नहीं, ठीक है ना, कोई भी उपग्रह नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, ठीक है ना, याद रखना। ये क्वेश्चन छः से, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आपका छठी क्लास की 12th चैप्टर में। बता देता हूँ मैं, छठी क्लास, 6th क्लास का 12th चैप्टर में मिलेगा। चेक कर लेना, आरबीसी की बात कर रहा हूँ। आरबीसी के अंदर छठी क्लास में 12 नंबर चैप्टर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की गई है, मैंने देखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है। ये कुछ तो सट के है, ये पीटेट, पीटेट यानी जो रख देते हैं, ये पीटेट हुआ पंजाब वाला, पंजाब, पंजाब टेट, 2011 में आया अभी ये। तो गंगा नदी में जीवाणु पाया जाता है कोलीफॉर्म जीवाणु। कौन सा जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोलीफॉर्म जीवाणु। कोलीफॉर्म जीवाणु होता है, ये मल मूत्र से, कहाँ से मिलता है, ये मल मूत्र से होता है, ये रोग फैलाता है, क्या कहते हैं, रोग फैलाता है ये, ठीक है ना। और एक गंगा नदी के अंदर एक और जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज। जो बैक सॉरी बैक्टीरियोफेज, ये अभी पानी को क्या करता है, शुद्धिकरण, पानी का शुद्धिकरण करता है, ठीक है, पानी का क्या करता है ये, शुद्धिकरण। दो प्रकार के जिसमें, यदि पानी का शुद्धिकरण के मतलब पानी शुद्ध करने के लिए स्पेशल दिया होना, तो हमारे बैक्टीरियोफेज का आंसर क्लिक करेंगे आप, राइट है। और सीधा यदि कौन सा जीवाणु में पाया जाता है, तो चारों में से कोलीफॉर्म जीवाणु क्या भाई इसके अंदर पाया जाता है, जो मल मूत्र से
प्राप्त होता है। ये जो गंगा नदी में पानी होता है उसके अंदर जो मलमूत्र लोग भागते हैं या उससे मिलता है उसे कोलिफॉर्म नाम के जीवाणु बन जाता है। और कोलिफॉर्म जीवाणु क्या करता है, रोग फैलाता है भी, बहुत ही संक्रामक बीमारी है, जितनी भी संक्रमण बीमारी है ना के कारण होती है संक्रमण बीमारी। चलो आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था किसकी, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था किसकी है? रीट 2011 में आया हुआ है, अभी बहुत आ सकते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। ये 5 प्रावस्था होती है, इसके ऊपर एक और अवस्था और होती है, इसको बोलते हैं अंतराफेज। अंतराफेज। और मैं सबसे लंबे की बात करूँ तो सबसे लंबी होती है प्रोफेज। क्या होती है अभी, सबसे लंबी क्या होती है? सबसे लंबी कौन सी होती है? प्रोफेज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? लंबी होने के सबसे लंबी होती है और इनकी पांच उपअवस्थाएं होती है। क्या होती है? इसकी 5 उपअवस्थाएं होती है। इसकी कहानी बहुत ही खास, इन तीनों की तुलना में क्या होती है, काफी लंबी होती है। इसकी 5 उपअवस्थाएं होती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोफेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसकी खुद की 5 उपअवस्थाएं होती है, आप देख सकते हो कि चारों से लंबी होती है। और चार से पांचों एक और होती है, 5वां फेज और होता है, इसको बोलते हैं अंतराफेज। क्या बोलते हैं? अंतराफेज। चलो, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और क्षमा चाहूँगा कि ये क्लास काफ़ी देरी से अपलोड हुई है, कुछ आंतरिक कारणों से ये क्लास मैं नहीं बना पाया या नहीं अपलोड कर पाया, इसलिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ। यदि ये आपकी क्लास आपको हेल्पफुल और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलो, धन्यवाद। थैंक यू।